जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सूर्या क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डीसी जनरेटर के सभी टॉपिक्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एक टॉपिक बचा है कम्यूटेशन, आज उसके बारे में भी हम लोग डीपली पढ़ते हैं। कम्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले कई बार बताया, फिर आज एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। डीसी जनरेटर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डीसी जनरेटर मतलब ये हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में क्या देता है, डीसी देता है, डायरेक्ट करंट देता है। लेकिन इंड्यूस्ड हमेशा क्या होता है, एसी होता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम के अनुसार किसी भी कॉइल में जब फ्लक्स कटिंग एक्शन होता है तो उसमें इंड्यूस्ड होने वाली राशि या इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ हमेशा किस नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। मतलब एसी करंट उसमें इंड्यूस्ड होता है। उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं। अगर यही कम्यूटेटर एक है इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग। और यही अगर कई ठो है तो इसको हम लोग क्या देते हैं, कम्यूटेटर। इन सब सेगमेंट्स के बीच में हम लोग क्या भरते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। वो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है, माइका। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में इंसुलेशन मटेरियल के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, माइका का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कम्यूटेशन पर हम लोग किसका प्रेशर डालते हैं, ब्रश का। इस तरह से कुछ उसकी संरचना होती है। ये दोस्तों मान लीजिए आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, इस पर क्या होगा, कॉइल होगा। इस तरह से कॉइल होगा और इधर ब्रश होगा। ये मान लीजिए सेगमेंट S2 है, ये सेगमेंट S1 है। यहाँ पर आपका होगा कार्बन ब्रश। सीबी में लिख दे रहा हूँ, सीबी से तात्पर्य है कार्बन ब्रश। ब्रश हम लोग कार्बन का बनाते हैं, क्यों, मैंने बताया पिछली क्लासों में। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर हमेशा फिक्स रहता है और कार्बन ब्रश क्या होता है, घूमता है। तो अरे कम्यूटेटर घूमता है और कार्बन ब्रश जो है फिक्स रहता है। तो सीबी जो है यानी कार्बन ब्रश वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा और कम्यूटेटर घूमेगा। अब जब कम्यूटेटर घूमेगा ऐसे, तो सीबी कहाँ आ जाएगा, S2 ये है आपका, मान लीजिए यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल है माइका, ये है S1। कम्यूटेटर ब्रश जो है आपका इधर आ जाएगा सीबी। फिर ये और घूमेगा तो ब्रश आपका S2 पे आ जाएगा। मतलब पहले ब्रश कहाँ था, S1 पे था। फिर जब कम्यूटेटर घूमना शुरू किया तो ब्रश कहाँ आ गया आपका, S2 और S1 के बीच में। उसके बाद फिर और घूमा तो कम्यूटेशन आ गया S2 में। अब इन सब प्रक्रिया के दौरान देखिए क्या क्या हो रहा है। इस कॉइल में मान लीजिए करंट की दिशा इधर है I, और इसमें इधर है, ठीक, या इसमें दिखा दीजिए, इसमें इधर है I, ठीक। तो जो करंट है वो कम्यूटेटर सेगमेंट S1 से होकर ब्रश में जा रहा है, ब्रश से होकर वो आउटर सर्किट को जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक दोस्तों। फिर जब ब्रश जो है S2 और S1 सेगमेंट के बीच में आ रहा है, उस दौरान क्या होता है, जब ब्रश यहाँ ना होकर यहाँ आता है सीबी यानी कार्बन ब्रश, तो क्या हो रहा है, ये कम्यूटेटर S2 और S1, कम्यूटेटर सेगमेंट S1 और S2 को शॉर्ट कर दे रहा है। उसके कारण क्या होता है, इस कॉइल में बहने वाली करंट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। इसमें बहता है और इसमें बहता है, तो यहाँ से ब्रश करंट प्राप्त करता है। इसको कहते हैं एट द पॉइंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। जो हम लोगों ने पहली स्थिति देखी थी वो क्या थी, शॉर्ट सर्किट होने के पहले, पूर्व, और ये क्या है, शॉर्ट सर्किट के दौरान। अब जब शॉर्ट सर्किट होकर कम्यूटेटर सेगमेंट, अरे हमारा कार्बन ब्रश जो है कम्यूटेटर सेगमेंट S2 पे आ जाता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है,
इस तरह से ये जाता है आउटर सर्किट में। दोस्तों पहला वाला किधर जा रहा था, इस तरह से जा रहा था। तो आप लोग देख सकते होंगे करंट की डायरेक्शन जो है शॉर्ट सर्किट होने से पूर्व की डायरेक्शन के शॉर्ट सर्किट होने के पश्चात जो है विपरीत हो जा रहा है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एसी जो इंड्यूस्ड एसी है उसको कम्यूटेटर क्या करता है, यूनिडायरेक्टली एकत्रित करके ब्रश को दे देता है, जिससे एसी जो है किसमें हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है, डीसी में। कम्यूटेशन से पूछने वाला क्वेश्चन बेसिकली यही है कि कम्यूटेशन की क्रिया के दौरान कौन सा करंट कौन से करंट में कन्वर्ट होता है। तो कम्यूटेशन के दौरान अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और, जब ये S1 S2 से S2 पे जाता है तो इधर जो है भारी मात्रा में स्पार्किंग होता है। इस स्पार्किंग से मोटर या जनरेटर की इफिशियंसी में लगभग 25 से 30% की कमी आ जाती है। इसीलिए इस स्पार्किंग को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का स्टेटर होगा, मान लीजिए कोई 2 पोल का जनरेटर या मोटर है, जो हम लोग का स्टेटर होगा उसी में इंटर पोल्स लगाते हैं। मान लीजिए 4 पोल का मोटर है कोई, तो इधर भी लगा देंगे S और N। इन इंटरपोल्स को लगाने से कम्यूटेशन के दौरान होने वाला स्पार्किंग कम हो जाता है और मोटर की इफिशियंसी में 25 से 30% का सुधार आता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्यूटेशन के दौरान होने वाले स्पार्किंग को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरपोल्स। इस इंटरपोल्स पे जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं वो किसकी होती है, मोटे तार की। मोटे तार यानी थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न्स, कम टर्न्स रहते हैं इसमें। ये क्वेश्चंस कम्यूटेशन से रिलेटेड आप लोग के ITI के CBT एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब दोस्तों डीसी जनरेटर में केवल एक टॉपिक बचा है, डीसी जनरेटर में होने वाले लॉसेस, उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है कॉपर लॉस, इसके बारे में डीपली अभी मैं बताऊंगा, कॉपर लॉस। दूसरा आपका कोर लॉस, तीसरा आपका फ्रिक्शन लॉस, और चौथा एक होता है विंडेज लॉस। दोस्तों कॉपर लॉस नाम से स्पष्ट है कि ये लॉस किस में होगा, कॉपर की वाइंडिंग में होगा। कॉपर की वाइंडिंग कहाँ की जाती है, हम लोग स्टेटर में भी वाइंडिंग करते हैं और रोटर में भी वाइंडिंग करते हैं। स्टेटर की वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, रोटर की वाइंडिंग को रोटर वाइंडिंग कहते हैं। जब भी करंट किसी भी कॉइल में बहता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट के रूप में एनर्जी का लॉस होता ही है, जिसको हम जो किसके बराबर होता है, IR के। यहाँ पर चूंकि अगर आर्मेचर में हो रहा है तो IARA प्लस एक स्टेटर में हो रहा है तो ISRS। ये कॉपर लॉस के टोटल कॉपर लॉस का जो वैल्यू होगा ये होगा। ISRS की जगह IFRF भी कर सकते हैं, यानी फील्ड में हो बहने वाले करंट, लेकिन S भी चलता है। दूसरा दोस्तों कोर लॉस। कोर लॉस मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग जानते हैं आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है किस पे स्थापित की जाती है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों में। उसी को जो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां होती है उसी को हम लोग कोर कहते हैं। उस कोर में 2 तरह के लॉस होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। इन सब के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डीपली पढ़ा है, फिर भी मैं मोटी मोटा बता दे रहा हूँ क्या होता है। क्या हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, क्योंकि एसी में क्या होता है,
करंट एक बार मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है। तो बार बार जो है किसी भी मटेरियल के या सिलिकॉन स्टील के चुंबकित विचुंबकित चुंबकित होने विचुंबकित होने, मतलब जब मैक्सिमम है तो क्या हो रहा है, चुंबकित हो रहा है, जब जीरो हो जा रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है, विचुंबकित हो जा रहा है। इससे जो हानि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ईडी करंट लॉस क्या होता है, ईडी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो तो कोर पे भी इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील पे क्या एक तरह का कंडक्टर है। तो क्या होता है, करंट जो होता है, करंट का इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर तेजी से घूमने लगता है और सिलिकॉन स्टील की पूरी आयतन में से होकर घूमता है। उससे जो क्षति होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसको हम लोग कहते हैं ईडी करंट लॉस। दोस्तों इन दोनों के फॉर्मूले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ईटा बी मैक्स एफ वी। ईटा जो है हिस्टेरेसिस कांस्टेंट होता है, सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस कांस्टेंट सबसे कम होता है, इसीलिए हम लोग कोई भी मशीन बनाने के लिए, किसी भी मशीन का कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील को ही यूज करते हैं। बी मैक्स, बी हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, एफ फ्रीक्वेंसी है, वी से वॉल्यूम, जो भी हमारा कोर होगा या जो भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी है। ईडी करंट का सूत्र होता है लैम्डा बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर वी टी स्क्वायर, सब वही का वही है, बस लैम्डा और टी अलग अलग हो गया। लैम्डा क्या है आपका यहाँ पर ईडी करंट कांस्टेंट है, और टी क्या है, कोर की जो आपकी मोटाई होगी उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ये दो चीज इसके फॉर्मूले में नया आ जाता है। फ्रिक्शन लॉस तो सीधी सादी बात है भाई, रोटेटिंग पार्ट जहाँ आ गया फ्रिक्शन लॉस होगा। ये बियरिंग के बीच में, बियरिंग और शाफ्ट के बीच में ये लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस। विंडेज लॉस क्या होता है, मोटर के बीच में जो एयर रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है ना स्टेटर और रोटर के बीच, एकदम चिपका तो रहता है नहीं स्टेटर से, उस एयर के कारण जो लॉस होता है मोटर में, उसी को हम लोग कहते हैं विंडेज लॉस। दोस्तों ये सब था डीसी जनरेटर से संबंधित, जितने भी डीसी जनरेटर में लॉस होते हैं वो थे। अब दोस्तों ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नीमी के जो क्वेश्चंस हैं, आईटीआई की सीपीटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेन वो मैं अपने ये चैनल पे अपलोड करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे ध्यान से देखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो उम्मीद है कि नए चैप्टर से मिलेंगे। डीसी मोटर का, डीसी जनरेटर के बाद अगला चैप्टर इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर में डीसी मोटर है, उसकी शुरुआत मैं करूँगा अगले दिन से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।